नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा के सरकार बनाने का दावा चुनावी ख्याली पुलाव पकाने जैसा। कर्नाटक के परिणाम से भाजपा कोमा में चली गई। जय सिंह। जीआरपी ने दिल्ली चंडीगढ़ के 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। 5 लाख कीमत का 48 किलो गांजा बरामद। सरकारी और निजी संस्थानों पर जिले में 1 अरब 25 करोड़ बिजली बिल बकाया। नगर निगम सबसे बड़ा बकायेदार। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दी लू से बचने की सलाह। धूप में न निकले, ताजा फलों का रस पीने से होगा लाभ। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं तमाम समाचार की ओर। बिलासपुर में प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा किस आधार पर सरकार बनाने का दावा कर रही है वह मजाक सा लगता है। प्रभारी मंत्री ने कहा, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर का 3 दिवसीय दौरा कर वापस लौटे हैं। अरपा बैराज और जल आवर्धन के चल रहे कामों को समय पर पूर्ण किया जाएगा। कलेक्टर इस संबंध में काम की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पटवारी, आरआई, तहसीलदार की पदोन्नति में हमने नियमों को शिथिल कर दिया है ताकि उनका समय पर प्रमोशन हो सके। सरकार की बाध्यता है कि वह मांग किए जा रहे सभी बिंदुओं को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने गौठान में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले के भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिलाओं को 40% सीटें मांगे जाने पर उन्होंने कहा, दावा करना सबका अधिकार है, टिकट किसे मिलेगा इसका अधिकार आला कमान के पास है। और प्रारंभ में छत्तीसगढ़ भवन पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आला अफसरों ने स्वागत किया। मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाने की बात किस आधार पर कर रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है। अभी कर्नाटक के चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को सबक ले लेना चाहिए कि पिछले 4.5 साल में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, तो बड़ी तेजी के साथ अभी काफ़ी अच्छे माहौल के साथ कांग्रेस के पक्ष में पूरी प्रदेश की जनता है। देखिए, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग भी टिकट मांगते हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी कुछ सामाजिक लोगों ने बोला, भाई हमको कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी से 5 टिकट चाहिए। तो अपना अपना मांगने का अधिकार है। फूलो देवी नेता महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, तो उसका दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिलाए और कोशिश करना चाहिए। बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के 27 नेता शहीद हो गए थे। उस घटना की 10वीं बरसी पर कांग्रेस भवन में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस जन ने उन्हें याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, इस मामले में राष्ट्रीय जांच आयोग एनआईए जांच कर रही है, जिसने 10 साल के बाद भी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। एनआईए की जांच के कारण राज्य अपने स्तर पर जांच नहीं करा पा रही है। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खो दिया था। अब माना जा रहा है कि इस हत्याकांड की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी, जबकि कांग्रेस जन इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे, जिसको झीरम घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। बस्तर में परिवर्तन यात्रा माननीय वर्तमान के तत्कालिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकला था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्य था, यहाँ पर सरकार उनकी थी और छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता चाहे विद्याचरण शुक्ल जी हैं, आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय उदय मुदलियार जी और हमारे 32 कांग्रेस के पदाधिकारी और साथी जब उस परिवर्तन यात्रा में कार्यक्रम करके बस्तर से लौट रहे थे, तो झीरम घाटी के सामने में जैसे पहुंचे हैं तो वहां पर लगातार दोनों तरफ से नक्सलियों के द्वारा इस तरह से षड्यंत्र के तहत फायरिंग शुरू हो गया। झीरम घाटी और बस्तर में परिवर्तन यात्रा निकलना था। हमारे नंद कुमार पटेल जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विद्याचरण शुक्ल जी
बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। बस्तर टाइगर के नाम से जाने वाले महेंद्र कर्मा जी, जिन्होंने सलवा जुड़ूम को जन्म दिया था कि किस तरीके से सलवा जुड़ूम के द्वारा नक्सलाइट गतिविधियों का विरोध किया जाए। उदय मुदलियार जी जो विधायक थे उस समय राजनांदगांव के, ऐसे तमाम हमारे बड़े नेता एक अग्रिम पंक्ति की पीढ़ी को नक्सल गतिविधियों में एम्बुश लगा करके और गोलियों से भून करके मार दिया गया। अरपापार सरकंडा क्षेत्र स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अर्थात सीपत चौक में यातायात के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से यहां लगी नेताजी की प्रतिमा को विस्थापित कर चौक के पास ही व्यवस्थित रूप से पुनः स्थापित किए जाने हेतु निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत एवं जोन कमिश्नर द्वारा निरीक्षण के दौरान कल आमजनों ने उनकी राय ली, ताकि इस निर्णय से किसी समाज या संस्था या आमजन को आपत्ति ना हो और आम सहमति से विस्थापना कार्य पूर्ण हो सके और यातायात सुव्यवस्थित व सुगम बनाया जा सके। मालूम हो कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से इससे पहले भी निगम प्रशासन द्वारा देवकी नंदन दीक्षित चौक, महाराणा प्रताप चौक से मूर्तियों को बीच चौराहे से किनारे शिफ्ट किया गया है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जो पुतला है उस जगह से साइड में शिफ्ट करना है। उसका कारण ये है कि लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है और घटनाएं रोज़ घटती हैं। तो घटनाएं ना घटे, आप लोगों को दिक्कत ना हो, शहरवासी सुखी हो, इस कारण ये सुभाष जी के पुतले को साइड में किया जा रहा है। इसको आप अन्यथा में ना लें और लोगों की सुविधाएँ और सार्वजनिक रूप से आप सोचें। जिला पंचायत में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन समिति और सामान्य सभा की बैठक रखी गई है। बैठक को लेकर गुरुवार को तैयारियों का दौर चलता रहा। जिला पंचायत के राजीव गांधी सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न मुद्दों पर एजेंडा रखा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गांजा तस्करी से जुड़े मामले। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह के निर्देश पर अवैध नशा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी दौरान तारबहार टीआई मनोज नायक को सूचना मिली कि कुछ लोग संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर रेड कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। कार्यवाही को संपादित कर रही थाना तारबहार एसीसीयू और आरपीएफ की टीम को पुराना बस स्टैंड तारबहार के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले। तीनों व्यक्ति के विधिवत सूक्ष्मता से पूछताछ करने पर अवैध मादक पदार्थ
पदार्थ गांजा रखना बताए, जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया है। पूछताछ करने पर मादक पदार्थ बिक्री करने के लिए किससे मिलना है, इसे खरीदने और उपयोग करने वालों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस संबंध में तकनीकी जानकारी एकत्र की जा रही है। कार्यवाही में थाना प्रभारी तारबहार निरीक्षक मनोज नायक, एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव, आरक्षक मुरली भार्गव, आरपीएफ बिलासपुर भास्कर सोनी, एसआई कुलदीप सिंह, सत्यम सरकार, प्रधान आरक्षक रमेश टीम में शामिल रहे। टीम के द्वारा मध्य प्रदेश के 3 लोगों को, जिनमें प्रहलाद लोधी, दयाशंकर और रामकुमार मध्य शामिल है, को पकड़ा गया है। जीआरपी एंटी क्राइम की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिलासपुर स्टेशन से पतासाजी करते हुए पूरी लोकमान्य तिलक से एसी कोच में दबिश देकर बर्थ 6 एवं 7 बैठे 2 युवकों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 3 ट्रॉली बैग व एक पिट्ठू बैग में रखे 48 किलो मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया है। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि उन्होंने उड़ीसा के डेनकानाल से खरीदी कर भूसावल ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में से रॉकी कुमार दिल्ली के राजौरी गार्डन एवं विशाल चंडीगढ़ का रहने वाला है। बुधवार की रात राजनांदगांव से झारखंड मुर्गी दाना लेकर जा रहा डंपर 709 अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा, जिससे झारखंड निवासी एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा का पैर वाहन में रात 2 बजे से फंसा रहा, जिसे डायल 112 आरक्षक नीलकमल राजपूत और चालक वीरेंद्र मनहर गोलू यादव ने रात भर मेहनत कर 4 घंटे में फंसे युवक को जीवित निकाला। आधी रात 24 मई को झारखंड निवासी महेंद्र सिंह और मन्नू माझी दोनों राजनांदगांव से मुर्गी दाना 709 वाहन डंपर में भरकर झारखंड जा रहे थे। तभी रात लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया बिलासपुर तखतपुर मुख्य मार्ग में एक वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में घुस गया है। जब पुलिस मदद करने पहुंची तो देखा डंपर वाहन गड्ढे में बुरी तरह से जागिरा फंसा हुआ था और महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी। वहीं मन्नू माझी का एक पैर डंपर में फंसा हुआ था। पुलिस के प्रयास से एक युवक की जान बच गई। सुनने में पब्लिक के आधार पे घटना जो है 2-2:30 बजे रात के आसपास की है। मैं तो करीब 8 बजे 8:30 बजे आया हूँ मौके पे देखने से यही स्थिति निर्मित हो रही है कि वाहन चालक जो है राइट साइड में अपने साइड से हट करके और करीब 50 फीट आगे ही बोर्ड को मारा है। बोर्ड मारने के बाद वहाँ से कंट्रोलिंग नहीं होने के बाद ये आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ने के बाद ब्रेक किया है। और जहाँ लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही कही जाए, आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लोक निर्माण का जो खुदाई किया गया है वो बहुत चौड़ाई 20 फीट की चौड़ाई है और पुल जो बांधा गया है साइड में करीब 5 फीट 6 फीट से ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं है। इसके आगे भी खमरिया में इसके जस्ट पुल में करीब 400-500 फीट के उसमें कार घुसी थी, ऐसी दुर्घटना हुई थी। एक्सीडेंट काफ़ी रात को 2 बजे के लगभग हुआ है। उसके बाद मैं तखतपुर क्षेत्र से आ रहा था, मैं सुबह देखे एक्सीडेंट हो चुका था। उसको मैं काफ़ी मेहनत से देखे इधर उधर और उसके बाद काफ़ी मेहनत से उसको काट के निकाले हैं ड्रिल मशीन में। और ट्रैक्टर इंजेसी वाले भैया थे, वो दिए ड्रिल मशीन से काट के निकाले और उसको लास्ट उसका नाम पता चला है महेंद्र सिंह, और उसका और एक का था नाम जो जिसको जिंदा निकाले हैं उसका नाम वीर सिंह। राज्य सरकार का पंचायत विभाग अब ग्रामीण क्षेत्र में कर वसूली की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को जिला पंचायत में सहायक करारोपण अधिकारियों की बैठक ली गई। जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी वंदना गभेल ने बैठक लेते हुए सहायक करारोपण अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कर, विकास कर वसूली के संबंधित नियम शर्तों का ब्यौरा दिया। वहीं ग्राम पंचायतों में 1 साल का विकास कार्य का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य आने वाले दिनों में किए जाएंगे। तखतपुर क्षेत्र में जानवरों की तस्करी जोरों पर है। आए दिन पुलिस व अन्य दलों के द्वारा तस्करी करते हुए जानवरों को पकड़ा जाता है। इसी क्रम में बीती रात बिलासपुर के भीम दल के द्वारा तखतपुर के अरईबंद ग्राम पंचायत में करीब 70 जानवरों को 2 ट्रकों में तस्करी कर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। घटना के बाद दोनों ट्रक के चालक फरार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी तखतपुर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर आकर मामले की जाँच में जुट गई है। साथ ही जब्त शुदा जानवरों को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर 2 ट्रक को जब्त किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तखतपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय से पालतू मवेशियों की तस्करी की जा रही है। बाहुबलियों के द्वारा जानवरों को पकड़कर दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है, जहां इन्हें मारकर मांस का व्यापार किया जाता है। जो भी अपन सेवा करने देखे गौ माता के साथ गलत हो रहा था, अपन गए तो और 2-4 लड़के कार पे आए सामान लेके, तो यहाँ पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस अपना सपोर्ट नहीं किया। पुलिस अपना सपोर्ट नहीं किया, तब पर भी हम लोग अपना बचाव के लिए यहाँ गाड़ी मोड़ के अपन रिटर्न आ गए। देखे कि जैसा तलवार था गाड़ी में, सामान पूरा टोटल था। अब थोड़ा हम लोग को भी लगा, थोड़ा आजू बाजू देखे तो लड़के लोग निकल के आ गए, तो हम सीधा थाना आ गए। गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं था और गाड़ी डस्टर, आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं था। और अभी भैंस को कहाँ सुपुर्द किए? वहीं छोड़वा दिए थे। वहाँ का कोई सरपंच आया था, भैंस को बोले कि गाड़ी से उतार दो नहीं तो मर जाएगा, तो ऐसा पाप तो करना नहीं चाहोगे आप लोग। तो हम लोग बोले ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए, तो हम लोग वहीं पास उतार दिए भैंस। यहाँ अपने को बहुत दिन से जानकारी था कि भैंस तस्करी हो रहा है, लेकिन अपने को जानकारी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कल रात में अपने को 2 हाईवा लोड गाँव भैंस पूरा लोड था उसमें, और इसका सूचना दिए पुलिस को, तो पुलिस आई और कार्रवाई कर रही है। लिखित में आवेदन दिए हैं। 2 ट्रक कंटेनर में 72 नग उत्तम तरीका से हथियार में पशु तस्कर करने वाले दोषियों के विरुद्ध अपराध कायम करने बाबत एक लिखित आवेदन दिया गया है, जो आवेदन पर उचित कार्रवाई की जाता है। आइए लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम, श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम, श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। निजी व शासकीय बकाया राशि 120 करोड़ रुपए से अधिक जा पहुंची है, जिससे बकाया राशि को लेकर विभाग के सक्रिय होते ही अवैध कनेक्शन धारियों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि शासकीय और निजी बिजली बिल की बकाया राशि जिले में 120 करोड़ रुपए से अधिक तक जा पहुंची है, जिसकी वसूली करने में अब विभाग के पसीने छूटने लगे हैं। और ऐसे में बकाया राशि को लेकर विभाग ने अब एक सूत्रीय अवैध कनेक्शन वाले और बकाया राशि वाले उपभोक्ता के घर पहुंचकर बिजली काटना शुरू कर दिया है, जिससे ऐसे कनेक्शनधारियों में हड़कंप मच गया है। विद्युत वितरण कंपनी के चीफ इंजीनियर अंजन धर ने बताया
कि विभाग अब अभियान चलाकर राशि की वसूली तेज करेगा। लगातार कार्य चलता रहा और इस साल जो गवर्नमेंट के अलावा जो एरियाज है, जो पिछली मार्च मतलब मार्च 22 में जो 28.81 करोड़ था, वो अभी 28.56 करोड़ हुआ है। और टोटल में देखेंगे तो बड़ा है, जिसमें गवर्नमेंट भी सम्मिलित है, तो ये हो गया 94 करोड़ से 121 करोड़ हुआ है। इसी तारतम्य में तिफरा जोन, नेहरू नगर जोन अंतर्गत मिनी बस्ती, कस्तूरबा नगर, नेहरू नगर, सिरगिट्टी और तिफरा जैसे इलाके में जाकर एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अवैध बिजली धारकों के घर पहुंचकर बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसी तरह जिन घरों में बिजली के मीटर नहीं लगे हैं और अवैध रूप से बिजली कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए शिविर भी लगाकर इन्हें समझाइश देते हुए इसका निराकरण किया जा रहा है। सबसे बड़े बकायादारों में नगर निगम, जल संसाधन और कुछ निजी फैक्ट्री वाले लोग भी शामिल हैं। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर से मिलकर संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिले में संपर्क अधिकारी नियुक्त नहीं होने से शासन द्वारा जारी किए गए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें समय पर पदोन्नति, क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि प्रदेश के सभी जिलों में संपर्क अधिकारी के पास यह दायित्व है कि वह यह देखें कि आरक्षण के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिल रही है अथवा नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सर क्या है, हम लोग जो है ना 2012 से हम लोग का विज्ञापन निकला था, बाकायदा विज्ञापन से आए हैं और हम लोग का प्रावीण्यता सूची के हिसाब से और चयन समिति के द्वारा हमारा चयन किया गया है। मैं रसोईया पद में हूँ, भाई वार्ड बॉय पद में है और हम लोग 4 कर्मचारी हैं। अनेकों बार हम लोग आवेदन प्राचार्य महोदय को प्लस डायरेक्टर साहब को, आयुष विभाग रायपुर देते देते थक गए। लास्ट में हम ये अपना कलेक्टर महोदय को अभी एप्लीकेशन दिए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। एक तो देखिए, जो भर्तियां होती हैं और जो रिक्त पद होते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के हों, चाहे ओबीसी के हों, इस संबंध में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती विभागवार। जो संबंधित अधिकारी, जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं, उनके कार्यालयों में इस तरह का एक अधिकारी की नियुक्ति किया जाना है, इस बात का स्पष्ट निर्देश है। इसके बावजूद भी बहुत से कार्यालय ऐसे हैं जहां पे ये नहीं हो पा रहा। आज कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष हमने अजाक संगठन के तमाम जिला और प्रांत पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट आदेश है 15/4/2023 को कि समस्त स्थापना के शाखाओं में, समस्त विभागों में आरक्षण के भली भांति पालन के लिए और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी और आम जनता के अच्छे व्यवहार के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना है, संपर्क अधिकारी, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और शासन के बीच में कड़ी के रूप में काम करें। यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम उसी संदर्भ में अकॉर्डिंग टू रूल कलेक्टर साहब से मांग की, जिस पर उन्होंने जल्द ही संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की बात की। गुरुवार से नौतप्पा की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। गर्मी के दौरान खान पान, रहन सहन कैसा हो, चुभती धूप से होने वाली बीमारियां एवं उससे बचाव की जानकारी होना जरूरी है। इन दिनों सूर्य की तिरछता से लू लगने की समस्या आम होती है, खासकर बच्चे ज्यादा चपेट में आते हैं। इससे बचने आयुर्वेद में घरेलू उपचार की अनेक विधियां हैं। ग्रैंड न्यूज के दर्शकों को इस विषय पर आयुर्वेद आचार्य ने विस्तार से जानकारी दी है। आज से नौतपा शुरू हो चुकी है और सूरज आग उगल रहा है। लगभग तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री चल रहा है। इस समय स्वास्थ्यगत बहुत सारी समस्याएं हैं। तो खान पान कैसा रहे, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस संबंध में आज हम डॉक्टर से बात करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर भागड़ीकर का है। सर से बात करेंगे कि कैसे बचाव किया जाए, कौन कौन सी समस्याएँ होती हैं, खान पान कैसा रहे, बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर भी हम आज सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले सर नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप भी ग्रीष्म ऋतु में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों को जो सजग करने का काम कर रहे हैं वो जारी रखें। हाँ सर, बताएंगे कि ये जो इतनी तेज़ गर्मी है
गर्मियों में बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? नवतपे का प्रारंभ होता है जब सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं और हमारे क्षेत्र में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के बाद ही वर्षा काल का प्रारंभ हो सकता है, इसलिए गर्मी पड़ना भी बहुत आवश्यक होता है। किंतु यह गर्मी बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं सबके लिए बड़ी कष्टदायक होती है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है और सूखी गर्मी पड़ती है। हमारे अंचल में वैसे भी गर्मी की तो तीव्रता ज़्यादा होने के कारण बच्चों को विशेष तौर पर स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी चाहिए। धूप में घूमने से लू लगना, डिहाइड्रेशन होना, पतले दस्त होना, त्वचा पर खुजली होना, घमौरियों की शिकायत होना, ये सामान्य तौर पर ये बीमारियां होती हैं। हाँ सर, बताएंगे जैसे आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लू लगती हैं, सनबर्न होते हैं, तो इससे बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? नवतपा में बनते कोशिश ये करें कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग तेज़ धूप में बाहर न निकलें। अगर बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है तो पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, फलों का रस लें और खाना खाकर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने के समय में कान बांधकर अवश्य निकलें। आप उसे दकियानूसी बात ना समझें, क्योंकि तेज़ हवाओं के थपेड़े अगर आपके कान के द्वारा, नाक के द्वारा शरीर पर जाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा होती है। हाँ, जैसे आपने कहा सर, धूप से इतनी बीमारियां हो सकती हैं। अगर मान लो किसी को लू लग जाता है या कोई और ऐसी बीमारी होती है तो उसमें बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? लू से बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको कमरे में जाने के बाद पंखा चलाएं, शरीर को अच्छी तरीके से पोंछें और शरीर के कपड़े ढीले करें, ताकि वातावरण के तापमान के साथ शरीर जो है वो अभ्यस्त हो सके। दूसरा, बाहर से आते साथ एकदम सिर पर ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी न पिएं या न सेवन करें। पानी के साथ में आप अगर नींबू पानी, शिकंजी या तरबूज, खरबूज, आम का रस, आम का पना, इनका सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप कम से कम ग्लूकोज का पानी पीते रहें। सर, बच्चे सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में घूमते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित होते हैं। उनके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो बच्चों को आप गर्मी के दिनों में अपने घर में इंगेज करके रखें। बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो प्रायः होता ये है कि वो धमा चौकड़ी मचाते हैं, तो अभिभावक ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहा है तो क्यों ना उसको किसी दूसरी जगह पर हम उसको इंगेज कर दें। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसको कहीं बाहर ले जाकर कहीं इंगेज करने की बजाय आप घर के अंदर ही उसको इंडोर गेम्स के लिए, यानी घर के अंदर खेलने वाले खेलों के प्रति प्रोत्साहित करें। सर, ये बताइए कि यदि गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो आयुर्वेद में इसका कुछ उपाय, कोई बचाव, कोई दवाई है क्या? गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो आयुर्वेद ही सबसे अच्छी सुरक्षा पद्धति है, सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति है, जो परंपरागत तरीके से हमको बताती है। गर्मी के मौसम में आम जो होता है उसको फलों का राजा कहा जाता है, वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है और आम गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छी वनस्पति है। आम का पना, आम का शरबत, भुने हुए आम का शरबत, आम की चटनी, आम और गुड़ के साथ बनाया हुआ जो है शिकंजी, ये सब फायदेमंद चीज़ें होती हैं। आम के साथ विशेषता ये होती है क्योंकि यह रसराज होता है, मधुर रस होता है, अम्ल रस भी होता है, तो शरीर को शक्ति देता है और धूप से बचने में मदद करता है। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी बताई, बचाव के लिए बताया, आयुर्वेद के बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर सर ने बताया कि सावधानी ही बचाव है। ठंडा पानी पिए, ज़्यादा पानी का सेवन करें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं और धूप से बच के निकले और घरों में रहें, ये सर ने बताया। इसके लिए हम बहुत बहुत इनका आभार करते हैं। इसी के साथ सावधानी रखें और गर्मी से बचें। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस महासचिव श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी। सन 80 के दशक में साहित्यकार और सांसद श्रीकांत वर्मा ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए नारे दिए थे। जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर और गरीबी हटाओ जैसे प्रभावी नारे दिए थे। 80 के आम चुनाव में इसी नारे के आधार पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता पर वापस लौटी थी। बिलासपुर के विकास में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनके पिता राजकिशोर वर्मा के नाम पर शहर का एक बड़ा नगर राजकिशोर नगर बसाया गया। श्रीकांत वर्मा मार्ग भी उनके नाम पर जाना जाता है। इसके साथ ही साहित्य अकादमी में भी उनके द्वारा लिखे गए कई पुस्तकें भी आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। शहर में 80 के दशक में मंत्री रहे स्वर्गीय BR यादव, स्वर्गीय रामबाबू सोनथलिया भी उनके नजदीकी लोगों में शामिल थे। उनका जन्म तिलक नगर में हुआ था। उनकी स्मृति में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन प्रार्थना सभागृह में किया गया है, जिसमें देश भर के नामचीन साहित्यकार श्रीकांत वर्मा के अवदानों पर चर्चा की।
कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीकांत वर्मा जी के बारे में यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। वो ये ऐसे शख्स थे, जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसी मोहल्ले में तिलक नगर के नाम से जाना जाता है, जहाँ उनका जन्म स्थल है। यहाँ से लेकर के देश के राजधानी तक के उन्होंने अपने बहुआयामी जीवन का सफ़र किया। बिलासपुर में आज जो भी दिख रहा है, उनके राज्यसभा बनने के बाद सर्वाधिक विकास बिलासपुर शहर का हुआ। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म बिलासपुर में हुआ था। ये हम सब बिलासपुर वासियों के लिए गौरव की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, कथाकार थे, कवि थे, साथ ही राजनेता थे। ये सर्वगुण संपन्नता बहुत बिरले और कम लोगों में होती है। बिलासपुर में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ। नागपुर में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। आज ही के दिन 25 मई को श्रीकांत जी का देहावसान हो गया था। तो पीठ के गठन के बाद आज के दिन को हम उनको उनकी रचनात्मकता के साथ शिद्दत से याद करते हैं। ये पीठ ने पिछले वर्ष से अपना आयोजन शुरू किया था। ठीक 1 वर्ष हो गई आयोजन करते हुए आज। तो श्रीकांत जी की आज पुण्यतिथि है, हम उनको नमन करते हैं। बिलासपुर में लगभग 2 साल काम कर चुका हूँ और पिछले वर्ष भी उनके कार्यक्रम में आया था मैं। साहित्य में श्रीकांत वर्मा जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे प्रखर मुखर राजनीतिज्ञ रहे, पत्रकार रहे और राजनीतिक और पत्रकार होने के साथ साथ कवि और साहित्यकार भी रहे। तो उसका असर उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में दिखता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।